नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हर्ष चौधरी और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस के हमारे सेशन नंबर 47 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में जो हम हॉट टॉपिक्स पे बात करेंगे, सबसे पहली स्टोरी होगी हमारी मिशन सागर। क्या है मिशन सागर, इसको जानेंगे। इसके 4 फेज है, बेसिकली सब कुछ बताऊंगा आराम से। सेकंड, ई संजीवनी इनिशिएटिव टेलीमेडिसिन से रिलेटेड है, किस तरीके से काम कर रहा है, क्या इसमें अपडेट है, उसको जानेंगे। मिशन कोविड सुरक्षा, अभी हाल फिलहाल भारत को अपना पहला नेशन का पहला mRNA बेस्ड जो वैक्सीन है वो मिला है और इसे जिनेवा के एक बेस्ड कंपनी ने मतलब बनाया है और इसकी पूरी फंडिंग जो है डीबीटी ने की। इसको पूरा जानेंगे अच्छे से। फोर्थ, ई श्रम पोर्टल। फिफ्थ, सुजलम कैंपेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो सुजलम कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ, स्मोक टावर इन दिल्ली। एंड फाइनली एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, आपको पूरा मजा आएगा। पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में ये आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा। सबसे पहली जो स्टोरी है जो हम लेने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे मिशन सागर के ऊपर। मिशन सागर जो है, ये जो मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मई 2020 में लॉन्च किया था। किस लिए लॉन्च किया था? क्योंकि कोविड 19 से सुरक्षा मिल सके, राइट। जो रिलीफ मिशन है, एक तरीके का ये रिलीफ मिशन है और इसमें जो है भारत की जो नेवी है उसने काफ़ी मदद की थी। किस चीज़ के लिए? टू प्रोवाइड एसेंशियल एड टू द इंडियन ओशियन कंट्रीज। कौन से देशों में इसको लागू किया गया? तो सबसे पहले देश देख लेते हैं फटाफट। ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ना, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशियस, सीचेल्स, मालदीव्स, राइट, ये मिशन सागर 1 के अंदर कवर अप किए गए थे। तो बेसिकली इसको लॉन्च कब किया गया? मई 2020 में लॉन्च किया गया। रिलीफ मिशन था एक तरीके का। इंडियन नेवी में इसमें काफ़ी इसमें मदद की। इसके 4 फेज थे। पहले एक एक करके सब बात कर लेते हैं। मिशन सागर 1, तो भारत की तरफ से इंडियन नेवल शिप केसरी मई 2020 में गया। क्या लेके? फूड आइटम्स लेके, मेडिसिन, मेडिकल असिस्टेंस लेके। कहाँ पर? इंडियन ओशन नेशंस जैसे मॉरिशियस, सीचेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस एंड ला यूनियन आइलैंड। दूसरा, फिर मिशन सागर 2 लाया गया नवंबर 2020 में। इसमें आईएनएस ऐरावत ने शिरकत की। उन्होंने ये सारी चीज़ें यानी फूड वगैरह डिलीवर किए। कहाँ पर? सूडान, साउथ सूडान, जिबूती एंड एरिट्रिया। फिर मिशन सागर 3 आया दिसंबर 2020 में ही आया, एक महीने के बाद। इसमें आईएनएस किल्तान ने शिरकत की और वो गए कंबोडिया, वियतनाम के तरफ। 15 टन का सारा मतलब जो भी डिजास्टर रिलीफ जो मटेरियल था वो सारा लेके गए थे वियतनाम, कंबोडिया की तरफ। फिर आया मिशन सागर 4 मार्च 2021 में, इसी साल। आईएनएस जलशवा पहुंचा ये पोर्ट अंजुआन, कोमोरोस टू डिलीवर 1000 metric tons of rice to the island nation. This is the second time an Indian naval ship is arriving at कोमोरोस। दूसरी बार हुआ ना, क्योंकि पहली बार तो यहाँ मई में ही चले गए थे, दूसरी बार फिर मार्च में गए। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि भारत की जो नेवी की जो लैंडिंग शिप है टैंक आईएनएस ऐरावत, वो भी कहाँ पहुंची है? वो पहुंची जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? जकार्ता किसकी राजधानी है? जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ, आप जानते हैं, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया क्यों गए? तो क्योंकि इंडोनेशिया में आ गई थी बहुत बड़ी जो मतलब त्रासदी भारत में जो सही सेकेंड वेव में, वो इंडोनेशिया में भी हिट हुआ। तो वहां पे जो रिलीफ मिशन था वो उसमें मदद के लिए भारत की तरफ से जो इंडियन नेवी का जो शिप किया वो था आईएनएस ऐरावत। शिप के नाम वगैरह आप याद रखिएगा कि कौन सा शिप गया हुआ है, कई बार शिप आ जाता है। On completion of disembarkation of the medical supplies and as a part of ongoing mission Sagar, INS Airavat will continue onwards to deliver medical supplies to the other friendly nation in the region, hence strengthening the Act East policy of India. किस चीज को मजबूत कर रही हैं ये सारी चीजें? एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। समझ में आई बात आपको? मिशन सागर आपको समझ में आया क्या है मिशन सागर? एक प्रोजेक्ट सागर माला है, तो उससे आप मतलब कंफ्यूज मत कीजिएगा इसे। दिस इज मिशन सागर। ये पिक मैंने आपको दिखाई दी थी। आगे चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की ओर, दैट इज ई संजीवनी इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव को लॉन्च करने वाली यानी कि किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो दिस इज बेसिकली दिस इनिशिएटिव इज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें क्या कहा जा रहा है? 2019 में ये स्टार्ट किया गया था। टेलीमेडिसिन को लेके था इसमें कि ऑनलाइन जो है पूरा कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड की जाएगी भारतीय सिटीजन्स को और इसमें जो मंत्रालय है पूरी तरीके से मदद करेगा। इस स्कीम में क्या बात की गई कि इस स्कीम में बोला गया कि ये जो ई संजीवनी इनिशिएटिव है इसको नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विस के नाम से जाना भी जाता है। इसमें पूरा जो उद्देश्य है कि जो पेशेंट्स हैं उनको घर बैठे बैठे ही सारा कंसल्टेशन दे दो, जिसके लिए 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है कि पेशेंट को साइट पे जाके जो है एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक टोकन जनरेट होता है वर्चुअली, फिर लॉगिन करने को मिलता है, फिर आप एक वर्चुअल वेटिंग रूम में एंटर होते हैं, फिर वहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है। सारा कुछ फ़ोन के ज़रिए है, ई लग गया ना आगे, इलेक्ट्रॉनिक।
सारा कुछ फ़ोन के ज़रिए है। फिर आप उसमें स्टार्ट अ वीडियो कॉल का बटन दबाएंगे, फिर आपको डॉक्टर दिखेंगे, फिर आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इसमें मदद कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अच्छा, ये सारी चीज़ तो डेवलप करनी पड़ेगी ना, ये पोर्टल वगैरह तो सब डेवलप करने पड़ेंगे। तो किसने किया होगा? इन्फोसिस ने तो किया नहीं होगा। तो ये डेवलप किसने किया है? ये डेवलप किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक ने, जो कि मोहाली बेस्ड है। एंड इंक्लूड्स अ स्ट्रक्चर्ड एंड सेफ टेली कंसल्टेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड पेशेंट थ्रू ऑनलाइन मोड। और इसको नाम दिया गया है ई संजीवनी ओपीडी। क्लियर है आपको क्या है ई संजीवनी? टेलीमेडिसिन से रिलेटेड है, तो आपको ये ध्यान रखना है, हेल्थ से रिलेटेड है। तीसरी स्टोरी पे आते हैं, मिशन कोविड सुरक्षा। तो बेसिकली मिशन कोविड सुरक्षा क्या है? देखिए क्या है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक मिशन बनाया गया, जिसमें बात की गई कि हम तकरीबन 5 से 6 वैक्सीन को डेवलप करेंगे। और इस सब का पूरा जिम्मा जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को दे दिया गया कि भैया आप देखना। इस मिशन के तहत सारी चीज़ें जो है उन पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे आपका क्लिनिकल क्लिनिकल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे जो है पूरी नज़र बना के रखी जाएगी। तो मैंने जैसा आपको बताया कि अभी भारत का नेशन का पहला mRNA बेस्ड वैक्सीन तैयार हो चुका है। mRNA बेस्ड वैक्सीन। अब ये वैक्सीन बनाई किस कंपनी ने है? तो जिनीवा की एक कंपनी थी, उसने इसको डेवलप किया। और उसकी पूरी फंडिंग जो है वो किसने की? डीबीटी ने की, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने की। अब डीबीटी बिरैक के बारे में जान लेते हैं। पहले बिरैक को समझ लेते हैं। बिरैक क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, बिरैक। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 8 शेड्यूल बी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के तहत आता है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही सेटअप किया गया है। This is an interface agency to strengthen and empower the emerging biotech enterprise to undertake strategic research and innovation, addressing nationally relevant product development needs. BRAC is an industry academia interface and implements its mandate through a wide range of impact initiatives, be it providing access to risk capital through targeted funding, जिसके तहत ये mRNA बेस्ड वैक्सीन को डेवलप किया गया। उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आईपी मैनेजमेंट एंड हैंड होल्डिंग स्कीम्स दैट हेल्प ब्रिंग इनोवेशन एक्सीलेंस टू द बायोटेक फर्म्स एंड मेक देम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। अब इसमें एक चीज और आता है, बीरैक के साथ साथ डीबीटी तो है ही है, बीरैक भी है, एक सीईपीआई भी आता है। सीईपीआई का मतलब क्या है? सीईपीआई का मतलब है दोस्तों कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। सीईपीआई, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। तो इसमें होता क्या है? तो बेसिकली क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी के अंदर में, चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, फिलेंथ्रोपिक हो, सिविल सोसाइटी, सिविल ऑर्गेनाइजेशन हो, सब एक साथ मिलके वैक्सीन को डेवलप करने के काम को तेजी पकड़ते हैं। और ये भी देखते हैं, ये भी इनेबल करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में इस तरीके का आउटब्रेक ना आए, इस तरीके की चीजें ना घटे, तो उस पर भी नजर रखी जाती है। इट इज एन अलायंस टू फाइनेंस एंड कोऑर्डिनेट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैक्सीन to prevent and contain infectious disease epidemics with the mission to accelerate the development of vaccines against emerging infectious diseases and enable equitable access to these vaccines for people during outbreaks. क्लियर है? देखिए क्या था, कोरोना वायरस जब नहीं आया था 2018-17 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस वक्त क्लाइमेट चेंज जैसे इशू आ रहे थे और उसमें काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन साथ नहीं आना चाह रही थी। इसकी फंडिंग कौन करेगा, हमने थोड़ी ना किया है, हमारी वजह से थोड़ी ना हुआ है, वो देखो डेवलप्ड नेशंस उन्होंने इसको किया है, एक साथ नहीं आ रहे थे। लेकिन अब हो क्या रहा है कि कोरोना वायरस के बाद जो वन हेल्थ वन वर्ल्ड वन हेल्थ का जो अप्रोच है, उसको कहीं ना कहीं एक मोमेंटम मिला है, कहीं ना कहीं एक एक्सेलरेशन मिला है। और आने वाले समय में हम ये उम्मीद करते हैं कि यही साथ, यही कोऑर्डिनेशन क्लाइमेट चेंज का भी लेके बना रहे, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो मिशन कोविड सुरक्षा आप समझ ही गएंगे कि क्या है। बेसिकली एक तरीके का मिशन है जिसमें ये मतलब लिया गया था, एक टारगेट लिया गया था, एक गोल सेट किया गया था कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कम से कम 5 से 6 वैक्सीन को डेवलप किया जाएगा। इसमें डीबीटी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब रोल प्ले कर रहा है। डीबीटी क्या मतलब है? डीबीटी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है? चलिए, तो ये मिशन कोविड सुरक्षा है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा और खूबसूरत इन्फोग्राफिक है, आप ही के लिए लगाया हुआ है। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उसे पढ़िए, उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की ओर, दैट इज ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल क्या है? देखिए हमारे देश में क्या है कि ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, माइग्रेंट वर्कर हो, गिग वर्कर हो, प्लेटफॉर्म वर्कर हो, स्ट्रीट वेंडर हो, डोमेस्टिक वर्कर हो, एग्रीकल्चर वर्कर हो, तो बहुत सारे जो हैं हमारे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं। तकरीबन कितने हैं? 38 करोड़। तो उसके लिए एक पोर्टल डेवलप किया गया है, जो सरकार कह रही है कि ये सारे जो आपके जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, इनको हम इसमें कवर अप करेंगे। इनको एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर दिया जाएगा, ई श्रम कार्ड इनका बनेगा
ताकि जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनमें इनको इंक्लूड किया जा सके। समझ में आई बात? सो ई श्रम पोर्टल किस तरीके से काम करेगा? दिस विल बेसिकली वर्क एज नेशनल डेटाबेस ऑन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। टारगेटेड आइडेंटिफिकेशन होगी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी इस चीज़ की देश को, ताकि ये जो सारे जो लोग हैं इनको भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में जो है मतलब इंडक्ट किया जाए, उन्हें इन्वॉल्व किया जाए। और साथ ही साथ इससे आपकी जो लास्ट मील की जो कनेक्टिविटी है वो भी कई हद तक जो है वो पूरी होती है। अभी हाल फिलहाल ई श्रम पोर्टल का जो लोगो है वो लॉन्च किया गया था। बाय हुम? बाय मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये ई श्रम पोर्टल को लॉन्च करने वाले कौन है भैया? इनको लॉन्च करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मोल बेसिकली आप याद रख सकते हैं। सो लगे हाथों आपके लिए आज का पहला सवाल कि हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? ज़रूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में, बिल्कुल पार्टिसिपेशन रखिए जोर शोर से। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की ओर, दैट इज सुजलम कैंपेन। बेसिकली जल शक्ति मंत्रालय ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। 100 दिन का कैंपेन है। किसके पार्ट है? दिस इज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 सेलिब्रेशंस टू क्रिएट मोर एंड मोर ओडीएफ प्लस विलेजेस by undertaking wastewater management and village level, particularly through creation of 1 million soak pits and also other grey water management activities। देखिए वाटर की बात जहाँ तक आई तो मैं थोड़ी लगे हाथों आपको चीज़ें बता देता हूँ। वाटर में आपके 3 तरीके की चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका क्लीन वाटर, स्वच्छ जल, जिसकी डिमांड होती है, हालांकि मिलता नहीं है वो अलग बात है, मजाक कर रहा था। सेकंड फिर आता है आपका ग्रे वाटर। ग्रे वाटर का मतलब होता है, स्वच्छ जल का मतलब हो गया कि ये बिल्कुल साफ है, अनयूज्ड है, इसमें कोई टॉक्सिक एलिमेंट्स नहीं है। ग्रे वाटर का मतलब हो गया कि कोई टॉक्सिक एलिमेंट्स नहीं है लेकिन ये अनयूज्ड नहीं है, यूज्ड है। जैसे कि आपने हाथ धो लिया, राइट, आपने नहा लिया, तो वो जो पानी है ना, जो नहाने के बाद जो पानी बच रहा है, राइट, दैट विल बी काउंट इन द कैटेगरी ऑफ ग्रे वाटर। उसके बाद फिर आता है आपका ब्लैक वाटर। जैसे टॉयलेट वाटर आप ले लीजिए, या फिर ड्रेन्स में जो पानी होते हैं, नालियों में जो पानी होती है, तो ब्लैक वाटर जो टॉक्सिक एलिमेंट से भरे हुए होते हैं। तो इनकी मैनेजमेंट को लेकर सरकार काफ़ी ज़्यादा अभी एक्टिव दिखी है और 100 दिन का कैंपेन लॉन्च किया है, जिस कैंपेन का नाम क्या है? सुजलम कैंपेन। लॉन्च बाय हूँ? लॉन्च बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री, राइट। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? इसका जो उद्देश्य है, टू अचीव ओडीएफ प्लस स्टेटस फॉर विलेज अक्रॉस द कंट्री इन एन एक्सेलरेटेड मैनर। बहुत तेजी से इसमें लाने की बात की जा रही है। सारा जो वाटर रिलेटेड मैनेजमेंट है, चाहे वो क्लीन वाटर हो, ग्रे वाटर हो, ब्लैक वाटर हो, ये सब इसमें सिखाया जाएगा। द कैंपेन वुड हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर एंड इन टर्न वुड हेल्प टू रिवाइव द वाटर बॉडीज, हैंस ensuring लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें बात की गई है। साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, उसको भी कहीं ना कहीं हद तक ये सपोर्ट करेगा, इस तरीके की जो कैंपेन है। और जो क्लीनलीनेस है उस पर काफ़ी ध्यान दी जाएगी। इसका मेन फंक्शंस क्या होगा? To maintain ODF sustainability and achieve needed number of soak pits to manage the grey water, develop a 100 days plan to undertake sustainability and soak pit construction related activities, construct requisite number of soak pits, retrofit toilets where needed through IEC and community mobilization, and ensure all newly emerging households in the village have access to toilets. The effort of campaign would be directed towards achieving the ODF plus status for villages across the country in an accelerated manner in a short time. बेसिक बात यही है, सुजलम कैंपेन पूरा मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मतलब वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और इसमें 100 दिन का प्लान लगाया गया है। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। वाटर की आपने समझ ली, क्लीन वाटर क्या होता है, ग्रे वाटर क्या होता है, ब्लैक वाटर क्या होता है। एग्जाम में यही सारी बेसिक सतही जानकारी पूछी जाती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन ही ऐसे बनाए जाते हैं कि आपको कंफ्यूज किया जा सके, राइट। तो डोंट गेट कंफ्यूज। आगे चलते हैं अगली स्टोरी पे, दैट इज स्मोक टावर इन दिल्ली। जनवरी 2020 में, पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को एक आदेश दिया था कि देखो भैया, आप लोग अप्रैल 2020 तक एक स्मोक टावर बना देना। स्मोक टावर क्या काम करता है सर? स्मोक टावर काम करता है टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। हाल फिलहाल कनॉट प्लेस में जो दिल्ली के जो सीएम हैं, उन्होंने स्मोक टावर, भारत का पहला है ये, ध्यान रखिएगा, तो भारत का पहला स्मोक टावर इनॉग्रेट किया है और बोला है कि इस तरीके के और भी टावर्स हम जो हैं पूरे शहर में बनाएंगे अगर ये टावर सक्सेसफुल रहा, सेटिस्फैक्टरी रहा तो। मतलब एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत तौर पे इसे यूज किया जा रहा है। अब लगे हाथ तो जानते हैं स्मोक टावर को। 24 मीटर ऊंचा ये स्मोक टावर जो है, इसमें क्या फिट है? इसमें फैंस और एयर फिल्टर फिट है। देखिए जो टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है हवा को साफ करने के लिए, क्योंकि जनरली आपको PM 2.5 पार्टिकल्स हटाने हैं, तो दो टेक्नोलॉजीज आजकल यूज की जा रही हैं।
सबसे पहला क्या यूज़ किया जा रहा है, एक तो हैफा फिल्टर्स यूज़ किया जाता है, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें कौन सा लगा हुआ है, इसमें दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर फिल्टर्स दैट कैन फिल्टर आउट माइक्रो पार्टिकल्स इंक्लूडिंग दोज दैट कंस्टिट्यूट स्मोक, हाउसहोल्ड डस्ट एंड पोलन अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ एक दूसरी सिस्टम भी इसमें है, दैट इज सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द टावर टू कलेक्ट डेटा एंड मॉनिटर इट्स फंक्शनिंग। तो ये जो टावर है पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे यूज किया जा रहा है, कितना सही कितना गलत वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। अगर सक्सेसफुल हो गया, सेटिस्फैक्ट्री हो गया, तो दिल्ली में ऐसे बहुत सारे टावर्स देखने को मिलेंगे। काम कैसे करता है, इसका काम करने का तरीका 3 स्टेप में बटा हुआ है। सबसे पहले क्या करेगा कि ये हवा को सक करेगा, फिर इसमें जो फिल्टर्स लगे हुए हैं वो एयर यानी जो हवा है वो उन फिल्टर से पास होगी, तो फिल्टर उन्हें ट्रीट करेगा, फिल्टर करेगा, और फिर क्लीन एयर जो है सराउंडिंग्स में रिलीज होगी। तो इस तरीके से ये इसमें काम किया जा रहा है। इसकी लागत क्या है, 20 करोड़ की लागत है। 20 मीटर की लगभग ऊंचाई बताई गई है, हालांकि कई जगह पे 24 मीटर भी है। डायमेंशंस आप देख ही सकते हैं, कितना रेडियस कवर अप करेगा, तो 500 मीटर से 1 किलोमीटर को कवर अप करेगा। एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाय जून 2021। ये तब का था जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जब इसकी मॉडलिंग तैयार की गई थी, तब का ये इन्फोग्राफिक है। हालांकि अब लग चुका है, तो ये थोड़ा आप देख सकते हैं कि प्रोटोटाइप में उन्होंने 20 मीटर बोला था, लेकिन बना कितने का, 24 मीटर। दैट्स वाई ये डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझ आ गया आपको। सो स्मोक टावर इन दिल्ली क्लियर है आपको, भारत का पहला स्मोक टावर है और दिल्ली में बना है कनॉट प्लेस के अंदर, ये आप ध्यान रखिएगा। एक बार मैं दोबारा आपको सारे जो है हमारी आज की करंट स्टोरीज दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की मिशन सागर के ऊपर, उसके बाद हमने बात की ई संजीवनी इनिशिएटिव के ऊपर, देन मिशन कोविड सुरक्षा, देन ई श्रम पोर्टल एंड सुजलम कैंपेन, 100 दिन का कैंपेन है बेसिकली, एंड फाइनली इंडियाज फर्स्ट स्मोक टावर इन दिल्ली। अब चलते हैं एमसीक्यूज पे। पिछले सेशन में जो हमने आपसे सवाल पूछे थे, हमारा पहला सवाल था RODTP स्कीम को लेके। पहला स्टेटमेंट जो इसमें दिया गया है, इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये गलत है। मैंने आपको बताया था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का स्कीम नहीं है, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। द स्कीम एम्स टू एंश्योर जीरो रेटिंग एक्सपोर्ट्स, ये बिल्कुल सही है। जीरो रेटिंग एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है कि जो भी आप एक्सपोर्ट करेंगे उसमें किसी भी तरीके का टैक्स और ड्यूटीज ऐड नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन 2। दूसरा सवाल था हमारा, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, प्रिज्म, किसका इनिशिएटिव है? दिस इनिशिएटिव इज बीइंग डेवलप्ड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा सवाल था यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म, जो यूएन के जो पीस कीपर्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए जो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, भारत ने किसके साथ कोलैबोरेट किया था? तो ऑब्वियस सी बात है, यूएन के पीस कीपर्स है तो यूएन ही होगा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। आज के 3 सवाल आपके लिए लाइंड अप हैं। पहला सवाल, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड। दूसरा, राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन इंडिया। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं पूछा है मैंने। दूसरा, सांगेत्सर सो पॉपुलरली नोन एज माधुरी लेक, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑब्वियस सी बात है, सो आ गया तो नॉर्थ ईस्ट साइड में ही कहीं होगा। चारों ऑप्शन में भी नॉर्थ ईस्ट ही है, तो बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा। तीसरा, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस इन इंडिया, ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया? ये हमने आपको बताया था अपने PIB के सेशन में, तो थोड़ा सा पुराना सेशन से मैं सवाल उठा के लाया हूँ, कोई बात नहीं, एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो ज़रूर दीजिएगा जवाब, क्योंकि UPSC की परीक्षा में जो भी करंट अफेयर से सवाल आते हैं तो वो तो बोलते तो हैं कि 1 साल तो पढ़ के ही जाना है आपको, कभी कभार तो 2 साल का भी पूछ लेते हैं। खैर कोई नहीं, हम अपनी तैयारी बिल्कुल मजबूत रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, सेशन को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, हम ऐसे सेशंस आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।